नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसपीडिया पे, जिसमें हमने पिछले क्लास में पढ़ा था 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। तो आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे, उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जैसा कि 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट पढ़ाया था, उसके बाद उसका एक विस्तार ही है 1786 का अधिनियम। ये कोई एक्ट नहीं था बल्कि 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट का विस्तार ही था। ये क्यों लाया गया? ये स्पेशली लाया गया कि गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाने के लिए लाया गया। क्योंकि 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद थे उनमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया जाता है, जिससे हमेशा गवर्नर जनरल परिषद के बीच डिस्प्यूट होता रहता है कि गवर्नर जनरल कोई एक्ट या कोई कानून बना ही नहीं पाता डिस्प्यूट के कारण। तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को जो होता है विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने के लिए, अपने निर्णय को लागू कर सके, उसको इतनी शक्ति दी गई। उसके साथ साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियाँ दी गई। ठीक। और ये दोनों शक्तियाँ जो होता है सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई। दरअसल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब भारत में भेजा जा रहा था गवर्नर जनरल बना के, तो उसने खुद कहा कि मुझे इतना शक्ति दे दी जिससे मैं परिषद में जो डिस्प्यूट होता है उसके निर्णय को रद्द कर सकूं और अपने निर्णय को लागू कर सकूं। और प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी मुझे दी जाए। ठीक। तो ठीक, सेनापति भी था, गवर्नर जनरल भी था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को चुनने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि ये एक ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। इन्होंने इससे पहले अमेरिका में युद्ध हुआ था, अमेरिका आज़ादी का युद्ध हुआ था वहाँ पे अमेरिका। तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसके कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस काफ़ी विश्वसनीय थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के थे। इनकी छवि एक ईमानदार व्यक्तित्व की थी, जिसके कारण इनको इसके लिए चुना गया 1786 का अधिनियम के लिए, जो कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 का ही विस्तार था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सर्वप्रथम पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये दोनों शक्तियाँ मिली। कौन कौन सा? परिषद के निर्णयों को रद्द करने का और अपने निर्णय को लागू करने का, और प्रधान सेनापति की शक्तियाँ। ठीक। ये इतना 1786 के अधिनियम में हम पढ़ते हैं। बस ये दो ही टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है, और कुछ है नहीं इसमें। फिर हम देखते हैं 1793 का चार्टर्ड एक्ट। अब चार्टर्ड एक्ट हमने आपको 4 बताया था जब मैं आपको भारत का संवैधानिक विकास का पहला लेक्चर लिया था, तो उसमें 4 चार्टर्ड एक्ट बताया था मैंने। और चारों चार्टर्ड एक्ट में 20-20 साल का अंतर है। चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853। इन चारों में 20-20 साल का अंतर है। ठीक। तो जब 1793 का चार्टर्ड एक्ट आता है तो इसमें जो होता है कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है भारतीय क्षेत्र पर व्यापार करने के लिए। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो होता है आगे बेस बनेगा किसका? आगे बेस बनेगा 1813 चार्टर एक्ट का। ये बेस बनेगा 1813 चार्टर्ड एक्ट का। 20 साल के लिए बढ़ाया क्यों गया ये हम कल पढ़ेंगे। 1813 का चार्टर्ड एक्ट, उससे पहले हम इसका बेस पढ़ेंगे तो ये 20 साल का अंतर आपको समझ में आएगा। और बाकी सभी में 20 साल का अंतर क्यों हुआ ये सब समझ में आएगा। अब इस एक्ट के माध्यम से नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व देने का फैसला किया गया। अब मैं बताया था नियंत्रक मंडल की गठन जो होता है, नियंत्रक मंडल का गठन 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के थ्रू होता है, जिसमें कहा जाता है कि नियंत्रक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने का फैसला किया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। ठीक, 6 सदस्य थे। ठीक। जिसमें से एक थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जिसमें से एक थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक थे राज्य सचिव, और 4
सदस्य थे किसके, प्रीवी काउंसिल के। ठीक, तो ये सभी मिला के 6 सदस्य होते हैं, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव, एक 4 प्रिंसली काउंसिल। ठीक, प्रीवी काउंसिल के 4 थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य हैं उनको वेतन देने का फैसला कहाँ से किया गया, भारतीय राजस्व से, भारत के राजस्व से पैसा दिया जाएगा, ना कि ब्रिटेन के राजस्व से। ठीक, और फिर इस 1773 के चार्टर्ड एक्ट के तहत सभी कानून एवं विनियमों की व्याख्या के अधिकार न्यायालय को दिया गया। अब इसके थ्रू गवर्नर जनरल द्वारा जितने भी कानून या एक्ट बनाए जाएंगे उसकी अंतिम व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। कि मतलब गवर्नर जनरल कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रहा है जो देश के हित के खिलाफ है, मतलब ब्रिटेन के हित के खिलाफ है, इसलिए अंतिम व्याख्या जो होता है न्यायालय को दिया जाता है। हमारे यहाँ भी अंतिम व्याख्या, संविधान के अंतिम व्याख्या जो होता है न्यायालय को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को। तो जस्ट हमारा संविधान चूँकि संसदीय अधिनियम ब्रिटेन से लिया गया, उसी से प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं सबसे प्रभावित है हमारा संविधान, और यही सब जगहों से लिया गया। ठीक, और चौथा पॉइंट है, हम ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नियुक्ति की गई। अब जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्षेत्र को कवर किया गया था, उस क्षेत्र में प्रशासन जो होता है, जो किया जाएगा, उसको लिखित रूप में लिखा गया, लिखित रूप में, लिखित विधि के रूप में, मतलब कोई विधि बनाया गया तो उसको लिखा गया। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उस क्षेत्र में प्रशासन करने की नींव रखी गई। कब से, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो 1793 के चार्टर एक्ट में यही 4 पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में 1813 के चार्टर्ड एक्ट, जिसमें हम इसके बेस को भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। जिसको भी समझ में आ रहा है या फिर ना भी, मतलब जिसको भी लग रहा है कि उसको फ़ायदा हो रहा है इस चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और आपको कंटेंट और अच्छा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।